नमस्कार साथियों, मैं हूं एस एस मौर्य और आपका स्वागत है मौर्य क्लासेस में। हमारा विषय है राजा किसान और नगर, कक्षा 12वीं इतिहास एनसीईआरटी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, भाग 2 भाग 1 हम इसका पहले पढ़ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जेम्स प्रिंसेप से। इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और उसका अर्थ निकाला। और ये जो अभिलेख थे किस भाषा में थे, किस लिपि में थे? तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में ये अभिलेख थे, जिनको पढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा और इसका अर्थ निकाला। ये परीक्षा में बहुत ज्यादा आता है, तो इसका ध्यान रखें। प्रियदर्शी अशोक, जी हाँ, प्रियदर्शी। अधिकतर अभिलेखों में अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इसका मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। और कुछ अभिलेखों में अशोक नाम भी मिलता है। अशोक कहां मिल रहा है? जैसे दतिया में है गुर्जरा का अभिलेख, वहां से अशोक नाम मिल रहा है। और अधिकतर प्रियदर्शी नाम मिलता है। अगला पॉइंट है सबसे प्रसिद्ध शासक। जी हाँ, अशोक को सबसे प्रसिद्ध शासक माना गया है। ये कौन मान रहा है? बौद्ध ग्रंथ मान रहे हैं इसको। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध शासक माना गया है मौर्य साम्राज्य का। चलिए अगला पॉइंट, प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए स्तंभों पर संदेश लिखवाए। जी हाँ, अशोक ने अपने अधिकारियों द्वारा जनता के बीच में स्तंभ गड़वाए चौराहों पर। और कई प्राकृतिक अभिलेख भी मिले, जैसे चट्टाने हैं, शिलालेख हैं, उन पे जो है लेख लिखे गए, चट्टानों पे लिखे गए, पहाड़ियों में लिखे गए, गुफाओं में लिखे गए और स्तंभों पर। और ये स्तंभ कैसे थे? पॉलिश किए हुए। और इनको क्या है, चौराहों पर गड़वा दिया जाता था। और इसमें क्या होता था, अशोक के संदेश जो अशोक जनता से कहना चाहता था, वो इन अभिलेखों के द्वारा ये सूचना पहुंचती थी। इनमें क्या मिल रहा है, क्या संदेश है? सन्यासियों व ब्राह्मणों के प्रति उदारता, बड़ों के प्रति आदर। जी हाँ, जो सन्यासी हैं, साधु संत हैं, उनके प्रति और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना है। अगला पॉइंट, बड़ों के प्रति आदर। जी हाँ, ये जनता को संदेश है कि आपके जो बड़े हैं, वृद्धजन हैं, उनका क्या करना है? आदर करना है। अगला पॉइंट, सेवकों और दासकों के प्रति उदार व्यवहार। जी हाँ, सेवक और दास, जो घर में सेवक हैं यानी कि जो नौकर हैं, जिनसे घर का कार्य कराया जा रहा है ना, उनके साथ भी उदार व्यवहार करना चाहिए। अगला पॉइंट, दूसरे धर्म और परंपराओं का आदर। यह भी संदेश दिया अशोक ने कि सभी को क्या करना है? दूसरे धर्म और परंपराएं हैं, उनका निरादर नहीं करना है, उनका आदर करना है। तो ये संदेश कहां मिल रहे हैं? उनके स्तंभ लेखों पर। तो ध्यान रखें, स्तंभ लेख कैसे हैं? पॉलिश किए हुए। चलिए अगला है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कहां पर है? तो ये है गुजरात में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। यहां का जो स्थानीय राज्यपाल था, उसने इसका निर्माण कराया। चलिए, इसकी जानकारी कहां से मिल रही है? गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। जी हाँ, शक शासक है रुद्रदामन, उसके गिरनार अभिलेख से इसकी जानकारी मिल रही है। और ये अभिलेख किसमें है? संस्कृत में। जी हाँ, बहुत ज्यादा परीक्षाओं में आ चुका है ये। संस्कृत में रुद्रदामन का अभिलेख कहां से मिल रहा है? गिरनार से। गिरनार कहां है? गुजरात में है। और इसमें जानकारी मिल रही है सुदर्शन झील के बारे में। चलिए, और इसका निर्माण तो हो गया मौर्य शासकों द्वारा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार यानी कि इसकी मरम्मत किसने करवाई? तो इसकी मरम्मत करवाई गई है रुद्रदामन द्वारा। जी हां, इसमें एक तूफान आया, जिससे क्या है, इसके तटबंध जो थे वो टूट गए थे और इसमें पानी जो था वो सब निकल गया था। तो रुद्रदामन ने इस झील का दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया, इसकी मरम्मत करवाई। इसके तटबंध जो टूटे हुए थे, जिनसे पानी निकल रहा था, उनको सही करवाया और दोबारा से वो झील बनाई। तो चलिए, और इसमें एक और जानकारी मिल रही है इस अभिलेख में कि गुप्त शासक। जी हाँ, एक जीर्णोद्धार या मरम्मत करवा दी किसने? रुद्रदामन ने।
और दोबारा गुप्त शासक द्वारा भी इसकी मरम्मत करवाई गई या जीर्णोद्धार कराया गया। चलिए अगला पॉइंट मिल रहा है हमें, उपज बढ़ाने के तरीके। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, राजा, किसान और नगर। तो राजा के बारे में बात करना है, नगर के बारे में भी और किसान के बारे में। तो यहाँ ये पॉइंट है किसानों के बारे में, उपज बढ़ाने के तरीके क्या क्या अपनाए गए, कैसे उपज बढ़ी। देखिए जैसे कि ये है 600 ईस्वी और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, लेकिन इससे पहले क्या हो चुका है, लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका है। 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ, लोहे की खोज हुई, इसका प्रयोग शुरू हो गया है। तो इनके जो हल हैं अब उनमें लकड़ी के फाल की जगह क्या है, लोहे के फाल लगाए गए हैं। और इनसे क्या है कि जो भूमि है उसकी जुताई बहुत अच्छे से हो रही है। तो इनका क्या हो रहा है, इनकी उपज में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ क्या है, धान की रुपाई, गंगा घाटी क्षेत्र है, ठीक है, उसमें धान की रुपाई यानी कि धान की खेती करने लगे तो इनकी उपज और अच्छी हो रही है, और ज्यादा मुनाफा होने लगा है। और पंजाब, राजस्थान, इन क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा उपज नए नए तरीकों से किसानों को हो रही है। और इन्होंने क्या किया, सिंचाई के साधन, सिंचाई के लिए क्या किया, पंजाब, राजस्थान ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, खासकर राजस्थान में। तो सिंचाई के लिए इन्होंने तालाबों, कुओं से सिंचाई की व्यवस्था की, और कहीं कहां नहरों से भी इन्होंने सिंचाई व्यवस्था की। चलिए आगे चलते हैं, अगला पॉइंट, हर्षचरित। जी हां, हर्षचरित ये जीवनी है हर्ष की, ये वर्धन वंश के शासक हैं हर्षवर्धन, ये उनकी जीवनी है। और किसमें है ये, संस्कृत में। और ये किसके द्वारा लिखी गई, बाणभट्ट। ये बाणभट्ट कौन है, इनके राजकवि है या दरबारी कवि हैं, इनके द्वारा हर्षचरित की रचना की गई संस्कृत में। ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। गुप्त शासक या गुप्त साम्राज्य कब से शुरू हो रहा है, 320 ईस्वी से। इसके साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं, तो साक्ष्य मिल रहे हैं साहित्य से, सिक्कों से, अभिलेखों से और प्रशस्तियों से। अभिलेखों में प्रमुख है प्रभावती गुप्त का अभिलेख, जिससे गुप्तों के बारे में जानकारी मिल रही है। प्रशस्तियों में है समुद्र गुप्त की प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। और सिक्के, गुप्तों द्वारा सोने के भव्य सिक्के डाले गए, इससे भी इनके शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए अगला पॉइंट, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रशस्ति। या प्रशस्ति क्या होती थी, प्रशस्ति राजा के बारे में प्रस्तुतियों में लिखा जाता था, और राजा का इसमें क्या गुणगान किया जाता था, उसकी बड़ाई की जाती थी, और इन सभी को लिपिबद्ध किया जाता था किसमें, प्रशस्ति में, जिसमें राजा की उपलब्धियां लिखी जाती थी। चलिए अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त के राजकवि हरिश्चंद्र। जी हां, ये जो इलाहाबाद प्रशस्ति है किसने लिखी है, हरिश्चंद्र द्वारा। किसमें है, संस्कृत में। इसी विशेष ध्यान रखें किस भाषा में, संस्कृत में। किस राजा के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। तो हरिश्चंद्र कौन है, इनके राजकवि हैं, इन्होंने प्रशस्ति लिखी है, और किस भाषा में, संस्कृत में। और इसमें तुलना किससे की है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की है हरिश्चंद्र ने, तो इनकी तुलना हो रही है कुबेर से, वरुण से, इंद्र से और यम से, इससे तुलना हो रही है। चलिए अगला पॉइंट, प्रभावती गुप्त। जी हाँ, प्रभावती गुप्त कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हैं, कौन, प्रभावती गुप्त। इनका शासन काल था 375 से 415 ईस्वी। ये दक्कन के बाकाटक परिवार जो था वो इनका ससुराल पक्ष था प्रभावती गुप्त का। चलिए तो इस अभिलेख से क्या जानकारी मिल रही है, इस अभिलेख से यह जानकारी मिल रही है कि धर्मशास्त्र जो थे, ब्राह्मणी ग्रंथ थे, इनके अनुसार भूमि का अधिकार महिलाओं को नहीं था या पुत्रियों को नहीं था। लेकिन इस अभिलेख के अनुसार प्रभावती गुप्त ने दान भी दिया है और भूमि दान भी दिया है। भूमि दान में किसका दान किया है, दंगुन गांव, एक गांव है इसका नाम है दंगुन। दंगुन गांव को इन्होंने दान में दिया। किसको दिया, आचार्य चनाल स्वामी। आचार्य चनाल स्वामी को यह गांव इन्होंने दान में दिया। तो ये कहां से जानकारी मिल रही है, प्रभावती गुप्त के अभिलेख से ये जानकारी
प्राप्त हो रही है। चलिए अगला पॉइंट है कुषाण शासक, देवीय राजा। जी हाँ, कुषाण शासक अपने आप को प्रजा के सामने ऐसा व्यक्त करते थे कि वो देवपुत्र हैं, वो एक देवता के समान हैं और अपने आप को देवता मानते थे और बड़ी बड़ी मूर्तियां इन्होंने अपनी बनवाई और उसका पूजन करवाया गया, जैसे देवताओं की पूजा होती है उस प्रकार से। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को देवतुल्य मान रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपनी उपाधि रखी है देवपुत्र। जी हाँ, ये देवपुत्र उपाधि किनकी मिल रही है, कुषाण शासकों की। और उत्तर प्रदेश के मथुरा के माठ, एक स्थल है माठ, यहां से विशाल मूर्ति मिल रही है। किसकी मूर्ति मिल रही है, कुषाण शासकों की मूर्ति मिल रही है। कहां से, मथुरा के माठ से। चलिए अगला पॉइंट, नगर एवं व्यापार। जी हाँ, तो इस समय काल में सारे नगर कैसे हो गए हैं, समृद्ध हो गए हैं, उनका विकास हो गया है और व्यापार भी काफी विकासशील हो गया है। और इनके जो मार्ग हैं वो भी बहुत अच्छी है। अधिकतर मार्ग कहाँ है, इन नगरों से बिल्कुल समीप में मार्ग लगे हुए हैं जिनसे ये आराम से व्यापार कर सकते हैं। समुद्र तट, समुद्र तट पर कौन सा शहर है, पुहार। ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पुहार ये कहां है, समुद्र तट पर है। चलिए ये थल मार्ग है, व्यापारिक मार्ग, इस पर कौन सा नगर है, इस पर उज्जैनी या अवंती। ये नगर कहां है, ये स्थल मार्ग है जिससे व्यापारिक मार्ग है, इस मार्ग से जुड़ा हुआ है उज्जैनी, अवंती। और व्यापार जो शहर हैं जिनमें ज्यादा व्यापार या राजनीति के केंद्र है वो कौन से हैं, मथुरा और जल मार्ग। जी हाँ, जल मार्ग के निकट कौन सा है, तो पाटलिपुत्र। यहां नदी के किनारे ये बसा हुआ पाटलिपुत्र, तो इनका व्यापार जो है स्थल मार्ग से भी हो रहा है और जल मार्ग नदी के द्वारा भी हो रहा है। तो इनमें क्या है, सभी नगरों में इनमें काफी विकास हुआ है, व्यापार का काफी विकास हुआ है। तो ये हमने समझा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।